हेलो बच्चों। तो एक बार फिर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अपने एक प्यारे से अच्छे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशन शो पर। तो आज फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं हम आपको। पहले पार्ट में हमने मूल राशियों और मूल मात्राओं के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराया था, बेसिक जानकारी दी थी। तो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो पिछला वाला ये वाला वीडियो आपको देखने के लिए पिछला वाला थोड़ा सा देख के आना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे में ये चैन होती है, बंधी होती है। तो जितना भी आपका जो भी टॉपिक है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यार पिछला वाला आपने नहीं पढ़ा तो अगले वाला आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा। इसलिए पूरा डाउट क्लियर करने के लिए आपको कोई अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए पिछले वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि एक फ्लो बना रहेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें हमने मूल राशियाँ और मूल मात्रक पढ़ाए थे। इसमें आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। व्युत्पन्न मात्रक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं पढ़ पाए फिर भी हम अब उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो प्यारे मूल राशियां हमने आपको बताई थी। जो मूल राशियां हैं वो 7 थी। मूल राशियां हम यहाँ आपको अवगत करा दें। पहला था आपका द्रव्यमान, जिसे मास बोलते हैं। दूसरा था आपका लेंथ, लंबाई। और तीसरा था टाइम, समय। चौथा था आपका टेम्परेचर। पांचवा था आपका विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा। और छठा है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है बच्चों। फिर इनके थे मूल मात्रक, किसमें नापे जाते, किससे नापे जाते, पिछली वीडियो हमने आपको बताया था। तो किसमें नापे जाते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम केजी। लेंथ, लंबाई मीटर में। समय को सेकंड में। ताप को डिग्री सेल्सियस में। धारा को एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये मूल राशियां हैं 7 और इनके ये मूल 7 मात्रक होते हैं, जैसा कि हमने पिछले आपको वीडियो में पढ़ाया था। तो हमने आपको अवगत करा दिया है। अब चूंकि अवगत इसलिए कराना पड़ा है क्योंकि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो इससे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जो मूल मात्रक है, उत्पन्न हुआ है, जो किसी की मदद से जो पैदा हुआ है, जो किसी के मतलब प्रयास से जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ निकला है, उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से आए, किनसे बने हैं? मूल मात्रकों से। तो बेमात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लिख लीजिए फटाफट। तो बेमात्रक जो कहां से आए हैं? जो मूल मात्रकों, और मूल मात्रक कौन से हैं? ये 7। तो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्यक्त होता है सही, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? बेमात्रक जो इनकी मदद से, इनकी सहायता से जो बनाए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात होती है कैसे? चलिए, जैसे आपने कभी पढ़ा हो चाल का मात्रक, 9th में जाना पड़ेगा आपको। चाल का मात्रक बहुत सिंपल है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। देखो प्यारे, ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक। तो ये इन दोनों की मात्रकों की सहायता से ये मात्रक बना है, किसका? चाल का। तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं मात्रक, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपका बल का मात्रक,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे इसका न्यूटन भी मात्रक होता है, लेकिन एमकेएस वो एसआई पद्धति का मात्रक होता है। इसमें पढ़ाएंगे हम, एसआई पद्धति भी पढ़ा देंगे। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखो आ गया इतने मात्रक। उसी प्रकार जैसे आपका है त्वरण का मात्रक, तो ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो कहलाते हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो वो सिंपल सी बात है कि जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से जो बनाए जाते हैं उन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है प्यारे। तो ये जो है हमारे जैसे उदाहरण हमने बता दी। और ये ठीक, चलो अब क्या होता है कि कभी एसआई पद्धति के बारे में आपको बताया जाए। एसआई पद्धति, एसआई प्रणाली, प्रणाली मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वैसे ही फिजिक्स में हमारा मात्रक वात्रक पूछे जाते हैं, एसआई प्रणाली के मात्रक, लेकिन ये होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये 7 मूल मात्रक होते हैं, तो एसआई प्रणाली क्या है, प्रणाली की 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों से बनी प्रणाली को एसआई प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखिए, मात्रक कितने होते हैं, 7, और पूरक मात्रक होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों की से निर्मित मतलब बनी हुई निर्मित प्रणाली को एसआई प्रणाली कहते हैं। तो बच्चे आप जब भी वीडियो देखा करें तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और साथ साथ लिख लिया करें कि नोट्स बनाते चलें। ठीक है बच्चों, नोट्स बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। आप अब ये वीडियो है, आप इसको पोज करके आप नोट्स बना लो या उसको डाउनलोड करके नोट्स बना लो, जैसा आपको समझ में आए वैसा नोट्स बना लो। कुल मिला के जो हमने पढ़ा है वो हमें यथार्थ में कहीं लिखित में होना चाहिए कि हम 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या तो वो चीज़ कहीं देखना चाहें तो हमारे पास वो उसका सबूत हो कि हमने ये पढ़ा है, सर ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा बताया था। ठीक है बच्चों। तो एसआई प्रणाली क्या है कि 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों से बनी प्रणाली को हम एसआई प्रणाली कहते हैं। अब इसमें हमने 7 मूल मात्रक तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें 2 पूरक मात्रक कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो 2 पूरक मात्रकों के बारे में हम आपको बताते हैं कि 2 पूरक मात्रक जो होते हैं वो प्यारे क्या होते हैं। 2 पूरक मात्रक, पहला होता है रेडियन और दूसरा मात्रक होता है स्टेरेडियन। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए हम, जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेडियन किसका मात्रक होता है, स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है। तो रेडियन जो होता है प्यारे वो कोण का मात्रक होता है। कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है। आपने कभी जैसे पढ़ा हो, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने 9th में या 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे कभी कहते हैं ना कि जैसे कोई कोण है, जैसे कोण A = π/4 या π/3, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मान पाई में होता है प्यारे, ये रेडियन में मान होता है। अब इसका जैसे हम कभी अंश में बनाएं तो आपको पता होगा, इसमें 180/π का गुणा कर देते हैं, पता है आपको। तो इसमें क्या करते हैं कि 180/π का गुणा कर देते हैं, ये अंश में बदल जाता है। कभी आपने पढ़ा हो तो ये 45 अंश हो गया। तो कोण का मात्रक अंश भी होता है और इसका मात्रक रेडियन में होता है। तो इसके ये जो हम फिजिक्स में ये बात करते हैं, मात्रकों की बात करते हैं, पूरक मात्रक की बात करते हैं, तो रेडियन और स्टेरेडियन 2 पूरक मात्रक होते हैं। रेडियन जो है वो कोण का मात्रक होता है और इसको पाई में अक्सर कर व्यक्त किया जाता है।
और उसको पाई से जब हम उसमें बदलते हैं तो वो अंश में आ जाता है। तो बात ये दिमाग में रखनी है कि जो रेडियन मात्रक होता है वो किसका होता है, कोण का मात्रक होता है, बस हम यहाँ पे समझना हमें, ठीक है। और रेडियन जो होता है प्यारे वो घनकोण का मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो आज हमने एक बात नहीं पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो मैंने आज मेरे हिसाब से मैंने आपको नई भी एक बात पढ़ाई है कि रेडियन जो है वो कोण का मात्रक होता है और स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है। कोण तो सब लोग जानते हैं, आपने बनाए होंगे। बात ये उत्पन्न होती है कि घनकोण क्या होता है। चलो हम आपको बता दे रहे हैं घनकोण क्या होता है, वैसे आगे फिजिक्स में आपका यूज होगा तब आपको बता देंगे, लेकिन चूंकि बात चली रही है तो हम इसी भाव में प्रभाव में आपको बता देते हैं। तो घनकोण क्या होता है, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है और वो पृष्ठ किसी बिंदु पर, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड कहीं ना कहीं एंगल जरूर बनाएगा। तो जैसे कोई भी है ये, तो इसके द्वारा जो एंगल बना है ये पृष्ठ है हमारा, और ये पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनता है उसे हम घनकोण कहते हैं। किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को हम घनकोण कहते हैं। तो ये घनकोण होता है। तो जैसा कि आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको अवगत करा दे रहा। तो हम चलो एक चित्र बना के दिखाते हैं। जैसे ये एक पृष्ठ है, ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा कहीं ना कहीं कोण बनेगा। तो ये जो कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं, घन कोण। ये क्या है, हमारा पृष्ठ है। तो किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, ये क्या है, बिंदु है। तो पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। आई बात क्लियर। तो किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को हम घनकोण कहते हैं। और कोण तो आपको जानते ही हैं, एक ये और एक ऐसी दो रेखाओं के बीच जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक ये और एक ये, इसको क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर जहां दो रेखाएं का जो झुकाव होता है उसको हम कोण बोलते हैं। ये तो आपको पता ही। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गए, ऐसा ही प्रणाली हो गई। अब इसमें प्यारे हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं जो कि अक्सर यूज होगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको इसे रब कर ले, फिर भी ना नोट किया हो तो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, पोज करके नोट कर लो। ओके, मिटा लाऊंगे। चलिए, तो ये हमारा फिजिक्स फर्स्ट ईयर का पहला जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट चल रहा है, दूसरा वीडियो है ये। तो मैं आपको कुछ मात्रकों के बारे में बताता हूँ, जैसे मतलब जो हमारे मात्रक होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो हमें यूज करने समझना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ मात्रक हैं जो हमें यहाँ पर यूज करने हैं, समझने हैं। पहला है आपका माइक्रोन, माइक्रोमीटर या माइक्रोन लिख लो, माइक्रोन। ये बहुत छोटी मतलब बहुत छोटा मात्रक होता है, जिससे जीवाणु विषाणु जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका व्यास या उनकी त्रिज्या नापी जाती है। तो ये बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर लिख लो, चलो माइक्रोमीटर। तो ये बहुत छोटा मात्रक होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं या ऐसा है, ये म्यू मीटर होता है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोन में इज इक्वल टू 10⁶ होते हैं। ये ध्यान रखना। अब मैंने इसमें मीटर या वो क्यों नहीं लगाया, अब ये माइक्रोन किसी के सामने भी लगा हो उसमें 10⁻⁶ होगा। जैसे आप कभी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, इंटर में जाएंगे, तो कहीं ये लिखा है माइक्रो सी, ये सी का मतलब कूलाम होता है, तो माइक्रो कूलाम है, माइक्रो। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना, यदि मीटर लगा तो माइक्रोमीटर कर देंगे, यदि वो कुछ और लगा है तो कुछ और मीटर हो जाएगा। तो माइक्रोन में ध्यान ये रखना 10⁻⁶ होते हैं, बस बात ये ध्यान रखना। माइक्रो सेकंड बात आ जाए कहीं, क्या आ जाए, माइक्रो सेकंड की, यानी कि 1 माइक्रो सेकंड। तो 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻ होते हैं। अब एक मीटर में 10⁻⁶ मीटर होते हैं। तो माइक्रोन को हमें ध्यान रखना है कि एक बहुत छोटा सा मात्रक है। इससे 1 मीटर का, अब जैसे इससे क्या होगा कि 10 की घात नीचे लिया, 10 की घात 6 हो गई, तो
तो ये क्या हो गया, 10 की घात 6 का मतलब प्यारे ये होता है, समझ लीजिए अगर आपको ना समझा हो कभी, कि जिस पे जितनी जितनी घात होती है उस पे उतने ही जीरो होते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 घात 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये उतना छोटा है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग नापा जाता है। कितने का? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग को नापने के लिए जिस यंत्र का यूज, जिस मात्रक का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को नापने के लिए जिस मात्रक का यूज किया जाता है उसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसको म्यू से व्यक्त किया जाता है। दूसरा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो प्यारे एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है कि ये भी बहुत छोटा मात्रक होता है, और मैं आपको बताऊं इसको ए से व्यक्त किया जाता है, ऐसे करके ए। तो एक एंगस्ट्रॉम में ध्यान ये रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम मीटर कर दें हम यदि, तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। किसी के सामने एक एंगस्ट्रॉम लगा हो तो ध्यान रखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होता है। तो ये भी मीटर का उतना ही 10 जीरो लगाएंगे तो ये 10 शायद लाख पे पहुंच जाएगा, या जो भी गिन के देख लेना। तो जैसे हम इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कम, तो ऐसे करके उसके 10 लाखवां भाग या 100 लाखवां भाग को हम मीटर के लाख में, ये और छोटा होता है। इससे जो है नाभिक की त्रिज्या वगैरह जो होती है, आपने कभी केमिस्ट्री में नाभिक वगैरह पढ़ेंगे तो उसकी त्रिज्या को इसमें नापा जाता है। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो हमें यूज करने हैं। तो ये ध्यान रखना, ए फॉर एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम में क्या होते हैं 10⁻10 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। म्यू फॉर होता है माइक्रोन, माइक्रोन में 10⁻6 होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके आगे यदि सेकंड लिखा है तो 10⁻2 हो गए, यदि उसके आगे मीटर लिखा है तो 10⁻6 मीटर हो गए, कुछ और लिखा है तो वो कुछ और 10⁻6 हो जाएगा। यदि मच्छर लिखा है तो 10⁻6 मच्छर हो गए, जो भी है तो उसके क्या होगी, ये ध्यान रखना है कि माइक्रोन -6 और एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होते हैं। ये हमें बेसिक जानकारी फिजिक्स में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है कि हम बेस तैयार कर रहे हैं, फिजिक्स का बेस, फिर हम एक अच्छी सी इमारत शुरू करेंगे। तो ये जो है कुछ फिजिक्स की बेसिकली जो जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसके आगे यदि हमें ये जानकारियां नहीं होंगी तो हम आगे फिजिक्स समझने में दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और बेस अच्छा हो जाएगा, अच्छी जानकारियां हो जाएंगी तो हमारा फिजिक्स बहुत बढ़िया होगी। और आपको हमें आगे जब हम अपने ऊपर बेस के ऊपर बढ़िया सी बिल्डिंग बनाएंगे फिजिक्स की, वो बहुत शानदार लगेगी और वो बहुत ही मतलब विश्वास की होगी कि वो कभी भी गिर नहीं सकती, हिल नहीं सकती, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। तो ये वो बेस तैयार है फिजिक्स का जो हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सभी लोग पढ़िए, समझिए, और आपको जो है जैसा भी लगा है, अच्छा, खराब, बुरा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि हमें ये अच्छा लगा, हमें ये अच्छा नहीं लगा, ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया, आप इसे कैसे समझाए, दोबारा समझाइए। या हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मतलब व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप उससे हमें कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं कि सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कहने का मतलब हमारी फिजिक्स का बेस बहुत मजबूत होकर चल रहा है, फिजिक्स को आप एक अच्छी तरह करके चलेंगे। और यदि हमारे फिजिक्स का बेस अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर ये लगेगा हाँ फिजिक्स बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत ही सिंपल होती है। लेकिन प्यारे ये ध्यान रखा है कि यदि किसी मकान की नींव कमज़ोर है तो कभी बारिश होती है तो देखते हैं कहीं पानी न चला जाए, मकान बैठ जाएगा कि मकान क्रैक हो जाएगा। कारण क्या है कि वो बेस मजबूत नहीं है। यदि हम बेस मजबूत करें, उसमें अच्छे पिलर डालें, अच्छी सरिया लबिया डाल के बनाएंगे तो कितने भी बारिश हो, कुछ भी हो, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती है। प्यारे ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में उसी को डर लगता है जिसकी बेसिक जानकारी यानी कि बेस कमजोर होता है। कोई बात नहीं, आपने इससे पहले फिजिक्स बढ़िया नहीं पढ़ पाई, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। अब मैं पढ़ाऊंगा, हमारा चैनल पे आप जुड़े रहिए, हमारी सारी वीडियो आप देखते रहिए, आपकी फिजिक्स बहुत बेहतरीन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, मैं हूं ना। तो ऐसे करके ये बेसिक जानकारियां जिनको आप करिए और इनको याद रखिए। तो बहुत बकवास हो गई, तो अब आपको
इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में फिर हम आपको विमी विश्लेषण कराएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल अननोन होगा। ये तब भी आपने कहीं न कहीं किसी क्लास में पढ़े होंगे, किसी सर ने आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन विमी विश्लेषण में यहाँ से फर्स्ट ईयर का आपका लेखा जोखा शुरू होता है। तो अगली वीडियो में तीसरे पार्ट में हम आपको विमी विश्लेषण पढ़ाएंगे, बहुत सिंपल होगा। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार पुनः हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जितनी भी वीडियो आती है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो भी पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी अच्छा लगे तो आप लाइक्स और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, समझते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।